कोरोना की इस महामारी ने पूरे देश में जहां जागरूकता तो पैदा की है, लेकिन उसके साथ साथ कई तरह की विषम परिस्थितियों को भी जन्म दिया है। इसमें कोई शक नहीं है कि सरकार जी तोड़ मेहनत कर रही है, लेकिन आज जो दिल्ली में हो रहा है वो चिंताजनक है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी। हर्षवर्धन जी, बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर आपका। थैंक यू। आपकी सरकार ने जो कुछ किया या पूरे देश में जिस तरह से कोरोना को लेकर अवचेतना जारी की गई है और लोगों ने उसका पालन भी किया, इसका श्रेय तो आपको जाता है। लेकिन अब जबकि हमने एक तरह से कोरोना पर बहुत नियंत्रण पा लिया था, दिल्ली में लगता है जैसे कि विस्फोट हो रहा है। क्यों? प्रश्न जो आपका है मेरे लिए भी बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि केसेस की देश भर में पीक देखने के बाद जी और पिछले कुछ महीनों में हम देख रहे हैं कि लगातार सारे देश में केसेस में सिग्निफिकेंट डिक्लाइन हो रहा है। जो बड़े बड़े प्रदेश थे जहां हमारे लिए बहुत महीनों तक चिंता का विषय बना हुआ था, वहां भी हमारी चिंता का कारण जो है वो उसका एक प्रकार से समाधान जैसा दिखता था जी। और अभी कुछ एक स्टेट्स अभी और हैं जिनमें थोड़ा सा बीच बीच में अभी भी कुछ केसेस वगैरह ज़्यादा हो रहे हैं। वहाँ पर हम लोग अपनी टीम्स वगैरह भी भेज रहे हैं, आजकल में ही टीम्स भी जा रही हैं 2-3 जगह पे। लेकिन दिल्ली हमारे लिए निश्चित रूप से एक चिंता का विषय इसलिए बनता है क्योंकि ये भारत की राजधानी है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा आवागमन है दोनों तरफ। दिल्ली से लोग बाहर भी जाते हैं, बाहर से लोग दिल्ली में भी आते हैं। और जैसे अभी ट्रैवल वगैरह भी ये सब की दृष्टि से भी नेशनल इंटरनेशनल हर तरीके से कैपिटल है, तो उसका अपना एक महत्व है। कैपिटल में अगर स्थिति खराब होती है तो उसका मैसेज भी जो है बहुत ज़्यादा एक डैमेजिंग मैसेज है। जो भी हमारे स्तर पर प्रयास हो सकता है, देखिए हमारे लिए ये 11वां महीना है इस कोविड के खिलाफ जंग का। इसी मंत्रालय में, इसी निर्माण भवन में पहली मीटिंग 8 जनवरी को हम लोगों ने आयोजित की थी एक्सपर्ट्स की, और अभी ये 11वां महीना शुरू हुआ है। इस बीच में दिल्ली में आप जानते हैं कि बीच में भी एक ऐसी स्थिति आई थी कुछ महीने पहले, जब बहुत ज़्यादा दिल्ली की स्थिति खराब हुई थी। उस समय भी केंद्र सरकार को इंटरवीन करना पड़ा था। प्रधानमंत्री जी ने एक मीटिंग में हम लोगों को निर्देश दिया कि जो गृह मंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री दोनों मिलकर जो है दिल्ली के सभी मंत्रियों और अधिकारियों के साथ, लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ मिलके रिव्यू करें, जो सहायता करनी है करें, जो प्लानिंग करनी है करें। अपने सारे एक्सपर्ट्स हम इनके साथ लगाएं। और आप जानते हैं कि कुछ महीने पहले वो सारा प्रक्रिया हुई। लगातार केंद्र सरकार की तरफ से मदद की पेशकश है, तो क्या आपको लगता है कि राज्य सरकार की तरफ से कहीं लापरवाही हुई है या ये जनता के बेरुखी की वजह से? अभी इसमें खाली ये कहना तो मैं उचित नहीं समझूंगा कि किसी तरह की सरकार की ही लापरवाही से ये हुआ है, लेकिन मल्टीपल फैक्टर्स हैं। लोगों के द्वारा भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर उसको अपनाने में और उसको वो ठीक से अपनाए, उसको लागू करने में मैं ज़रूर समझता हूँ कि सरकार का भी एक बहुत बड़ा जिम्मा होता है, और उसको कंसिस्टेंटली उसको प्रेस अपॉन करने की ज़रूरत होती है। फिर मैंने तो पहले भी फोरवॉर्न किया था कि जब ये फेस्टिवल्स आएंगे और इम्पेंडिंग एक प्रकार से सर्दी आ रही है, फिर दिल्ली में एक और भी कॉम्प्लिकेशन रहता है जो इन महीनों में आ जाता है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, कि यहाँ पॉल्यूशन बढ़ जाता है। ये सब एक तरह से एग्रीवेटिंग फैक्टर्स हैं, और इन सब चीज़ों को पहले से इनका एप्रीहेंड करके और इनके हिसाब से स्ट्रैटेजीज़ को और स्ट्रेंथन करना चाहिए था। और जो चीज़ें पिछली बार ठीक करने के लिए जो कुछ लागू किया गया, उसमें किसी किस्म की कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। दिल्ली जैसी जगह तो कोई ढील जो है ना वो अफोर्ड नहीं कर सकती। मंत्री जी, अब सवाल ही उठता है कि अगर इस तरह से बार बार केंद्र सरकार को दखल देकर चीज़ों को दुरुस्त करना पड़ेगा, तब तो स्थिति में कभी सुधार आ ही नहीं सकता, और ये स्थिति तो बहुत खराब होगी, खास करके आम जनता के लिए भी। जहाँ तक केंद्र सरकार का प्रश्न है, हमारा जो धर्म है उस धर्म को हम
पहले दिन से 8 जनवरी से पूरी ईमानदारी और पूरे प्रामाणिकता से और बिना किसी भी प्रकार के प्रेजुडिस या बायस के हम उसको अपना रहे हैं। सारे स्टेट्स को हमने तो 17 जनवरी से ही गाइडलाइंस डिटेल्ड देनी शुरू की और पता नहीं कितनी प्रकार की, खाली एडवाइजरीज नहीं, हमने फाइनेंशियल सपोर्ट से लेकर पीपीई किट्स, N95 मास्क, दवाइयाँ, वेंटिलेटर, टेस्टिंग की किट्स, लैब्स की कैपेसिटी, लैब्स का नंबर, ये सारा कुछ एनहेंस करना, डेडिकेटेड बेड्स, आईसीयू बेड्स, जो कुछ हम दे सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर जो दिल्ली में जो स्थिति, लेकिन अब मैं ये आशा करता हूँ क्योंकि हम लोग पूरा बहुत स्थिति पे पैनी निगाह भी रखे हुए हैं, हर लेवल पर सपोर्ट भी हम कर रहे हैं। हमारे जो नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल है वो सारी दिल्ली के लोगों की ट्रेनिंग्स कर रहा है। ट्रेनिंग्स के साथ साथ जो टीम्स बनाई गई हैं, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के मुआयने के लिए हो या ऐसे में एक सवाल है जो कि कुछ विशेषज्ञ उठा रहे हैं। लोगों का कहना है कि चूंकि फेस्टिव सीजन था, बड़े बड़े त्योहार हैं, ऐसे में सेमी लॉकडाउन जैसी स्थिति को रखना ज्यादा बेहतर होता और अगर सरकार ने इस बाबत विचार किया होता तो ज्यादा अच्छा होता। क्या आपको लगता है कि सेमी लॉकडाउन जैसी स्थिति अगर की गई होती तो बेहतर होता? देखिए, जब लॉकडाउन जिस स्टेज में आवश्यक था, लॉकडाउन देश ने किया, बहुत बोल्ड डिसीजन था, प्रधानमंत्री जी ने उस समय उसको लिया और उस बोल्ड डिसीजन से पहले देखिए एक्सपेरिमेंट भी किया, बड़ा इनोवेटिव जनता कर्फ्यू लगाया, सारे देश को इन्वॉल्व कर लिया, उसका मानसिक स्थिति तैयार की। उस लॉकडाउन का उस समय कितनी सारी स्टडीज़ ने बताया कि उसके कारण कितनी लाखों डेथ्स प्रिवेंट हुई और कितने सारे उसमें लाखों केसेस जो है एक तरह से नहीं हुए। लेकिन उसके बाद जब अनलॉक करने का डिसीजन था वो भी बहुत बोल्ड भी डिसीजन था, ज़रूरत की भी, क्योंकि लोगों के लिए दोनों बातें ज़रूरी हैं। लोगों को कोविड से उनकी सुरक्षा करना और उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, उनका जो अपने घर का पालन पोषण करने के लिए, अपना काम धंधा करने के लिए, ज़िंदगी का गुजारा करने के लिए और जितने उसके इकोनॉमी के साथ जुड़े हुए पहलू पक्ष थे, उन दोनों के बीच में बैलेंस स्ट्राइक करने के लिए आइडियल समय पे फेज्ड मैनर के अंदर अनलॉक किया गया देश में, वो भी बहुत बोल्डली किया गया। अब उस अनलॉक के साथ साथ जो गाइडलाइंस और जो सारी चीज़ें दी गई हों उनको बहुत गंभीरता से पालन कराना स्टेट्स के लिए वो भी आवश्यक था। और आपने देखा कि अनलॉक के अंदर रिलैक्सेशंस के बावजूद भी उस समय की सारी परिस्थितियों के अंदर जो कुछ मदद के लिए, अभी इतना बड़ा माइग्रेंट लेबरर्स का क्राइसिस आया, लेकिन जब ज़रूरत पड़ी तो भारत सरकार ने 65 लाख जो हमारे मजदूर भाई थे उनको ट्रेन से उनके घरों तक पहुंचा दिया और वहाँ पर भी सारी प्रिकॉशंस ली। तो उस सब के बावजूद जो है आपने देखा कि देश में अनलॉक के बावजूद अगर सारे देश के अंदर केसेस में डिक्लाइन हो सकता है तो फिर दिल्ली में क्यों नहीं हो सकता? दिल्ली को भी हमने, ये लापरवाही आपको लगता है कि राज्य सरकार बरत रही है? जैसे मैं अगर आपके सामने कुछ राज्य सरकारों की बात कहूँ, पश्चिम बंगाल बार बार ये कहता है कि सही तरह से चीजें नहीं की जा रही। अब जैसे दिल्ली की बात करते हैं, पंजाब की बात करते हैं, वो तमाम राज्य जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं हैं वो सीधे तौर पर केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराती हैं। देखिए, ऐसा है कि मैंने 11 महीने में इस विषय को ना तो राजनीतिक दृष्टि से कहा है, ना ही देखा है, ना ही अपना जो कर्तव्य है उसको राजनीतिक दृष्टि से कहीं भी उसको बायस होने की कोशिश करने दिया है। और मैंने कभी इस तरह से सरकारों को ब्लेम नहीं किया। मैं मानता हूं कि सभी सरकारों को खुद आत्मचिंतन करके हमने पूरे निरपेक्ष भाव से सारे सरकारों को मदद किया है। हमने ये तो देखा नहीं कि ये सरकार बीजेपी की है। अगर बीजेपी की सरकार ने अच्छा काम किया तो हमने उसकी भी तारीफ की है। अगर बीजेपी की सरकार की कमी रही है तो हमने उस कमी को भी पॉइंट आउट करके उनको आगाह किया है। और जो आज दूसरी सरकारें भी मान लीजिए अच्छा काम करके, अब किसी सरकार ने बड़ी तकलीफ होने के बावजूद भी अगर इम्प्रूव किया तो हमने उस एक्टिविटी को भी तारीफ किया है। इसलिए मैं इसको इस दृष्टि से ना तो कभी देखा है, ना मैं इसको देखना चाहता। लेकिन मुझे लगता है कि जहाँ पर भी जो भी सरकार
चाहे वो दिल्ली की है या और भी कहीं पे भी मान लीजिए केसेस थोड़े बहुत बढ़ रहे हैं। अभी हमारे पड़ोस में राजस्थान में भी इस समय प्रेजेंटली जो है केसेस वगैरह कुछ थोड़े से ज़्यादा हो रहे हैं। गुजरात में भी थोड़े से केसेस ज़्यादा हुए हैं। कुछ जगह पे जहां हमारी ज़्यादा तकलीफ थी वहाँ स्थिति नियंत्रण में आई है। तमिलनाडु के अंदर नियंत्रण में आई है, कर्नाटक में नियंत्रण में आई है, महाराष्ट्र में नियंत्रण में आई है। तो हम इसको इस दृष्टि से देख ही नहीं रहे हैं। आज हमारी लगातार इस पूरे पीरियड में हम अपनी टीम्स भेजते रहे, कभी हमने इस दृष्टि से विश्लेषण नहीं किया। लेकिन हम ये समझते हैं कि जो कुछ हमें करना है वो हम सब कुछ करेंगे और बिना किसी तरह के पूर्वाग्रह के करेंगे। और इसीलिए अभी आज दिल्ली में हर फ्रंट पे हमारे जो सेंटर के अधिकारी हैं, हमारे चाहे एम्स के लोग हैं, ICMR के लोग हैं, हमारे नीति आयोग से डॉक्टर पॉल हैं, या हमारे NCD से डॉक्टर सुजीत सिंह है, सभी लोग जो है पूरी तरह से हम लोग मदद कर रहे हैं। अभी अगर बेड्स की कैपेसिटी बढ़ाना है तो हम DRDO के अंदर जो है हम इसकी जो ICU के बेड्स बढ़ा रहे हैं। डॉक्टर और नर्सिस के लिए हम ये नहीं कह रहे कि दिल्ली के अंदर से हमें कहीं से डॉक्टर्स नर्सिस को, हम बाहर से जहाँ पे डॉक्टर्स और नर्सिस को अफोर्ड कर सकते हैं उनको फ्लाई करके दिल्ली में ला रहे हैं। हम एम्स के अंदर रिटायर्ड फैकल्टी को और रिटायर्ड नर्सिस को जो है इन्वॉल्व कर रहे हैं। और कितने प्रकार से हम हर पैरामीटर का ध्यान में रख के इतनी बारीकी से अध्ययन जो है हुआ है, जो पीछे मीटिंग हुई होम मिनिस्टर की अध्यक्षता में, तो सारी चीज़ों का विश्लेषण हमने पूरी निष्पक्षता के साथ किया है और पूरी कमिटमेंट के साथ हम सारे सरकार को दिल्ली की सपोर्ट कर रहे हैं। मंत्री, जब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या जनता को एक बार फिर से सचेत करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने तकरीबन 7 या 8 बार अपील की है, क्या एक और अपील आपको लगता है कि लोगों को ज्यादा जागरूक कर सकेगी? देखिए, अपील की जहाँ तक बात है, अपील तो लगातार हो ही रही है। प्रधानमंत्री जी ने इतने राष्ट्र के नाम संदेश दिए, अगर आप उनका आखिरी संदेश ध्यान करें उसमें यही बात थी कि भाई मास्क को ठीक से पहनो, हैंड हाइजीन का ख्याल करो, 2 गज की दूरी बनाओ, और फेस्टिवल्स वगैरह में भी आप फेस्टिवल भी मनाओ, लेकिन उसको इस कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को आप मत भूलो। तो अपील की जहाँ तक बात है, हम फरवरी के महीने से 117 करोड़ लोगों को तो हर टेलीफोन के अंदर हर क्षण दिन में 10-10 बार हम याद दिलाते हैं, हाथ जोड़कर। फिर हमारा दिल्ली के लोगों से, देश के लोगों से अपील है कि भाई कोविड से अपनी रक्षा करना, इसमें मैं तो बार बार बोलता हूँ, ये कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत डिफ़िकल्ट काम नहीं है। मैं दिल्ली के हर अस्पताल में 1-1, 2-2 बार तो कम से कम गया हूँ। कोविड वार्ड्स में भी गया हूँ। जितने फासले पे आप मेरे से बैठे हैं, मैंने इतने फासले पे कोविड के मरीजों से स्वयं जाके बात की है। PPE किट पहन के भी गया हूँ, वैसे भी गया हूँ, सब कुछ किया है। कितने लोगों से मैं मिलता हूँ। अभी देखिए आपके भी साथ कितने सारे लोग यहाँ पे आए हैं। लेकिन मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि ये जो मास्क है, इसको मैंने एक बार घर से निकलने के समय जब डाला और घर पे जाने के अंदर घुसने पे ही इसको निकाला, और घर में भी मेजॉरिटी समय पे हम लोग, हमारे घर के लोग, हम मास्क का इस्तेमाल करते हैं सारी प्रिकॉशंस लेके। इस मास्क ने मेरी 11 महीने तक रक्षा की है। तो ये बात लोगों को समझनी आनी चाहिए। क्या मानसिकता है कि लोग इतनी बारीक छोटी सी बात मानने को तैयार नहीं होते? अब ये देखिए, थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोगों को अब शायद 10-11 महीने बाद ऐसा लग रहा है कि एक तो लोगों को गलतफहमी कि मुझे नहीं हो सकता, शायद सबको हो सकता है, मुझे नहीं हो सकता जी। या शायद लोगों के अंदर एक इस प्रकार का भाव आ गया कि कोई बात नहीं, होएगा भी तो, क्योंकि ज़्यादातर लोगों में बहुत सिम्टम्स नहीं होते हैं। लोगों को लग रहा है कि भाई उसको भी हुआ था, उसको भी हुआ था, सारे ही लोग तो ठीक भी हो जाते हैं, तो शायद वो डर भी एकदम कम हो गया है। तो थोड़े थोड़े हम कुछ भी और एक्शंस लेंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। बाकी जितनी चीज़ें साथ में कही गई हैं कि भाई टेस्टिंग के मामले में RT-PCR, अब ये जब एंटीजन टेस्ट आया तो ये RT-PCR टेस्ट इतने कम हो गए, एंटीजन टेस्ट बहुत ज़्यादा हो गया। अब एंटीजन टेस्ट में जब नेगेटिव आता है तो उसके बाद RT-PCR टेस्ट करना ज़रूरी होता है सिम्टोमेटिक लोगों को। वो सारी चीज़ें हमने देखा कि दिल्ली में वो सारी चीज़ें घट गई, इसलिए दोबारा से इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान दिलाया गया। आइसोलेशन में जो लोग हैं, क्वारंटाइन में जो लोग हैं, उनको
किस तरह से उनकी मॉनिटरिंग करना है, उनके लेवल पर जो है चीज़ें जो है, और फिर जब एक पॉजिटिव मिलता है तो उसकी जो कॉन्टैक्ट की ट्रेसिंग है वो पहले 24 घंटे में होनी चाहिए। उसको 6-6 दिन तक अगर हम करते रहें और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके आइसोलेशन ना करें तो उससे भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। यानी अस्पताल में भी जिसको जाना है उसको अर्लीस्ट लेके जाना है। लेट अगर अस्पताल में जाएगा तो फिर फैटेलिटी रेट्स वगैरह बढ़ेंगे। तो अभी हमने ये सारी चीज़ों के बारे में जो हमारा अपना एनालिसिस था, मैंने भी यहाँ स्वास्थ्य मंत्री और लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ पहले डिटेल्ड मीटिंग की थी, एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ की थी दिल्ली के, और फिर आपने जाना कि पिछली बार आपने गृह मंत्री जी ने भी किया। तो इन सब चीज़ों में सब बातों का हमने निष्पक्ष एनालिसिस करके उनके सामने रखा है। और आज भी जो दो बड़े सवाल हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। पहला सवाल तो ये कि वैक्सीन को लेकर लोगों की उम्मीदें बहुत हैं, लेकिन आपके हिसाब से अभी तक जो आकलन है, कितनी जल्दी या कितने वक्त तक एक कारगर वैक्सीन हिंदुस्तानियों को मिल पाएगी? देखिए, वैक्सीन के बारे में मैं समझता हूं कि दुनिया में जितना काम हो रहा है उसमें भारत दुनिया से, पहली बात तो मैं बता दूं, कहीं पीछे नहीं है। भारत दुनिया के बराबरी में काम कर रहा है। 200 से ज़्यादा वैक्सीन कैंडिडेट्स पूरे वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, उसमें से लगभग 30 भारत में काम कर रहे हैं। उन 30 में भी भारत में अभी इस समय करीब 5 को मान सकते हैं कि बहुत एडवांस स्टेजेस में है, और 2 तो क्लिनिकल ट्रायल के 3rd फेज़ में आ चुके हैं, एक उसमें भी एडवांस स्टेज में है। ज़्यादा अगर मैं डिटेल में ना जाऊं तो मोटा मोटा मैं ये कह सकता हूं कि मुझे उम्मीद है कि जैसे 2021 शुरू होगा तो शुरुआती 1-2-3 महीनों में हमें वैक्सीन मिलनी शुरू हो जाएगी। हमारा अनुमान है कि हमें जून, जुलाई, अगस्त तक जो है 400 से 500 मिलियन डोजेज, यानी 20-25 और अगर अगस्त सितंबर तक जाएं तो 30 करोड़ तक लोगों को, क्योंकि वैक्सीन की अभी तो आज की 2 डोजेज लगेंगी 2 हफ्ते 3 हफ्ते के बाद, जैसा भी प्रोटोकॉल्स तय होंगे, तो हम देश में 25-30 करोड़ लोगों को उस समय तक वैक्सीन देने की स्थिति में होंगे। वैक्सीन जो है अभी तक के जो भी ट्रायल्स के नतीजे आ रहे हैं उसमें सफलता की ओर बढ़ती हुई दिख रही है। और अभी तो हम लोग वैक्सीन मैन्युफैक्चर करने वाले लोगों से बातचीत डिटेल में यही हो रही है, भाई कितनी डोजेज आप उपलब्ध करा देंगे, कब तक करा देंगे। अब 135 करोड़ के लोगों के देश में 20 करोड़ या 30 करोड़ को लगानी है, तो पहले कौन से लोग हों उसके लिए प्रायोरिटाइज किया जा रहा है। मान लीजिए पहले हेल्थ वर्कर को लगाना है, या पहले 65 साल से बड़े बुजुर्ग को लगाना है, या फिर उसके बाद 50 से 65 वाले को लगाना है, या फिर उसके बाद जो यंग एज का उसको और बीमारियां साथ में है उसको लगाना है। तो वो सारी प्रोटोकॉल्स हाई लेवल की एक्सपर्ट कमेटी दिन रात काम कर रही है। पूरे डिटेल्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चल रहे हैं। आखिर आप जानते हैं कि देश ने पोलियो को एरेडिकेट किया है। यानी हम ये मान के चले कि करीबन 7 से 8 महीने के भीतर देश के 25 से 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन मिल जाएगा। सरकार इसकी तैयारी कर रही है। हमारी अभी तक की जो योजना है, अभी तक जो हमारे को उम्मीद है, और अभी तक जो हमें ग्रास रूट पर जो स्थिति दिखती है, उसके आधार पर हमने ये एक आकलन किया है और वही हमने आपके साथ शेयर किया। एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, कई विरोधी पार्टियां सरकार के तमाम काम पर लगातार सवाल उठाती रही हैं। क्या इसने कभी आपके ऊपर कोई भी संशय पैदा किया? क्या आपके दिमाग में कभी ये बात आई कि आखिरकार सवाल क्यों उठा रहे हो, मदद क्यों नहीं करते? देखिए, ऐसा है कि मेरा तो सारी सरकारों के सभी स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ संबंध और संपर्क है, और सभी लोगों के साथ मैं लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं। तो मुझे तो पूरे देश में किसी ने व्यक्तिगत तौर पर मुझे कहीं कोई ना तो किसी ने विरोध किया। मैंने सारी सरकारों के सभी स्वास्थ्य मंत्रियों से कोऑर्डिनेशन किया, उनको खुले दिल से मदद की है। उन्होंने भी खुले दिल से जो है सपोर्ट भी किया है, और उन्होंने खुले दिल से तारीफ भी की है। ऐसा नहीं कि कोई किया हो। अब ये जो पब्लिक में बड़े बड़े लीडर्स जो बयान करते हैं, अब उनका तो देखिए मैं कोई जवाब ना देना उचित समझता हूं, ना उसकी आवश्यकता है। हमें इतना पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी प्रामाणिकता के साथ भारत की सरकार ने टोटल गवर्नमेंट अप्रोच, टोटल सोसाइटल अप्रोच, सबको इन्वॉल्व करके बिना किसी भी तरह के प्रेजुडिस और बायस के
कोविड के संकट से देश को निकालने के लिए, कोविड से लोगों की रक्षा करने के लिए पूरे हृदय से, मन से, आत्मा से काम किया है और वो हम करते रहेंगे। हर्षवर्धन जी, बहुत धन्यवाद इंडिया टीवी से बात करने के लिए और आपके प्रयास फलित हो, यही आशा है। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दिखाएंगे आपको 10 मिनट में देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें।